चलिए, तो बेटा टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वैसे तो नाम से क्लियर है, यंग तो आप पढ़ते आ रहे हैं +1 से, यंग्स मॉडुलस। डबल स्लिट मतलब इसमें दो ओपनिंग्स होंगी जिसमें से लाइट ने क्रॉस करना है। चैप्टर क्योंकि ऑप्टिक्स का पार्ट है, तो लाइट को दो स्लिट्स में से एंटर होना है। ये S1 S2 नजर आ रहे हैं आपको। यहां से लाइट बेटा आएगी, सामने एक स्क्रीन होगा, स्क्रीन पे कुछ बनेगा, उसी को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें कुछ पुराने कॉन्सेप्ट रिफ्रेश करने पड़ेंगे 10+1 के। तो बेसिकली टॉपिक जो है ना वो इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स है, उसी पे बेस्ड टॉपिक है बेटा, इंटरफियरेंस। लास्ट ईयर जब हमने वेव्स टॉपिक किया तो वेव्स में मैंने आपको करवाई बेटा, एक तो कराया था बीट्स, एक करवाया था मैंने आपको स्टेशनरी वेव्स, और तीसरा मैंने बोला था कि इंटरफियरेंस आएगा। ये 10+2 का टॉपिक है, तो डिटेल में +2 में डिस्कस होगा। तो आज वो डे आ गया है डिस्कस करने वाला। चलिए, जो क्वेश्चन मैं आपको पुट करूंगा बेटा, जिस बच्चे का नाम लिया जाएगा उसने आंसर देना है। ये है ट्रेवलिंग वेव जो कि टाइम के साथ आगे को बढ़ती है। तो कोई भी मीडियम का एक पॉइंट जो है, जैसे ये रेड वाला जो है ना, ये कभी नीचे आता है, कभी ये ऊपर जाता है। चलना इसने इसी लाइन के लॉन्ग है, इसी लाइन पे चलेगा। जब वेव मूव करती है तो मीडियम के पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिकली अप एंड डाउन ऑसिलेट करते हैं। चलिए, तो ऑसिलेशन की इक्वेशन हमने लिखी थी 10+1 में, y = a sin ωt। आज भी यूज करेंगे उसको। ये अब है आपके सामने दो वेव्स। ये थोड़ा फास्ट एनिमेशन है, एक स्लो भी दिखाऊंगा। दो वेव्स हैं। इन दो वेव्स की बेटा, एक जो ब्लू वाली वेव है, नंबर 2 पे देख रहे हैं जो आप, हाँ, फर्स्ट इज रेड वन, सेकंड इज ब्लू वन, थर्ड इज ग्रीन वन। जो ब्लू वाली वेव है वो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड को जा रही है, ग्रीन वाली वेव लेफ्ट हैंड साइड को आ रही है, और ऊपर जो रेड वन है ये है बेटा रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट वेव। तो अगर मैं इसको किसी पॉइंट पे स्टॉप कर दूं, ध्यान से देखिए जरा, दो लाइनें पहले ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा उससे और इजीली समझ आ जाएगा। हाँ, अब ठीक रहेगा। तो मैंने मान लो ना इस वेव को बेटा यहाँ पे स्टॉप कर दिया थोड़ी देर के लिए। अब आप चेक करेंगे कि जो ब्लू वाली वेव है वो मीन पोजीशन से, मैं साथ में एक एनोटेशन भी यूज कर दूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ जी, जहां पे कर्सर है बेटा वहां पे देखिए, ब्लू वाली वेव जो है ना वो इस पॉइंट पे इतनी नीचे गई हुई है, इसको बोलेंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और जो ग्रीन वाली वेव है वो ऑलमोस्ट उतना ही डिस्टेंस बेटा अप यानी कि पॉजिटिव है। ये वाला नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है और ग्रीन वाला इतना ही पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, मान लो ये वाला है नीचे वाला बेटा नेगेटिव की तरफ -5, ऊपर को जो है वो है लेटेस्ट से +5, ये -5 ये +5। बेटा दोनों को ऐड करेंगे 0 आएगा ना, दोनों को ऐड करेंगे 0 आएगा। तो चेक करिए, यहां पे देखिए बेटा, इस जगह जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ना वो 0 है। अब जरा आइए इस लाइन पे बेटा, इस लाइन पे जो डिस्प्लेसमेंट ग्रीन वाली वेव की है वो है लेटेस्ट से +5, ये इतनी +5 है लेटेस्ट से। और जो ब्लू वाली वेव है उसकी भी ऑलमोस्ट उतनी ही है, +5। चेक करो, +5 में +5 ऐड किया बेटा, ऊपर चेक करिए जो रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट में +5 में +5 ऐड किया बेटा, इसका साइज आ गया 10।
5 + 5 10। तो ये हमने क्लास 11th में एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था। प्रिंसिपल ये था कि अगर एक ही पॉइंट पे ये वाला पॉइंट वहां पे दो वेव्स सेम नेचर की इकट्ठी आ जाए, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो इनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का ना सम होता है। -5 में +5 ऐड किया, डिस्प्लेसमेंट 0। +5 में +5 ऐड किया, डिस्प्लेसमेंट इज 10। होप के कॉन्सेप्ट वैसे जो बच्चे क्लास 11th मेरे पास पढ़ के गए उनको तो याद होगा, पर कुछ बच्चे नए भी हैं तो मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताना था, क्लियर कर दिया मैंने। तो ये जो लाइन है इसके अलोंग ग्रीन वाली वेव की डिस्प्लेसमेंट थी +5, ब्लू वाले की थी -5, +5 -5 ऐड करके हो गए 0, तो रिजल्टेंट आया 0। इस लाइन के अलोंग यानी कि जो ये वाले पॉइंट है यहाँ पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट +5 था, दोनों को ऐड किया बेटा ये टोटल 10 आ गया। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब मैं एक्स्ट्रा इंक हटा देता हूं। अभी आपने नोट डाउन नहीं करना कुछ, पहले मुझे समझाना है आपको पुराने कॉन्सेप्ट्स। चलिए, तो अब एक और मैं आपके सामने डायग्राम दे रहा हूं बेटा। इसमें भी वही हो रहा है, देखो ध्यान से जरा। ये जरा स्लो है, वो पिछले वाला फास्ट था। ये मैंने एक ना ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मैं किसी भी टाइम पे इसको स्टॉप कर दूं, लेट अस से मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, चेक करिए ग्रीन भी ऊपर को है, ब्लू भी ऊपर को है बेटा, दोनों डिस्प्लेसमेंट हैं लेट अस से 5 ईच, 5 मीटर 5 मीटर। ये रेड वाला रिजल्टेंट है बेटा, देखो 10 तक गया हुआ है। एक और जगह रोक के देखते हैं इसको। मान लो इसको मैं यहां रोकता हूं बेटा, अब जरा ध्यान से चेक करो। एक और जगह स्टॉप करके देखते हैं। हाँ, अभी भी सही सही टाइम पे नहीं रुकी, एक मिनट जरा सही से रोकता हूँ एक जगह। नो, थोड़ी आगे निकल गई। नहीं, थोड़ा सा हाथ ना सही जगह पे लगाना पड़ेगा। देखते हैं, ट्राई। थोड़ा सा हाथ आगे निकल जाता है। चलो खैर, एनीवे माय पॉइंट इज, कोई बात नहीं। अब मैं वो एक्चुअली नहीं, ये रेड वाला एक टाइम पे बेटा एग्जैक्टली ना 0 हो जाता है। जो रेड वाला वेव है वो आपको मैं दिखाना चाहता था, बट चलो कोई बात नहीं, बात नहीं बन पा रही। अच्छा, वो एग्जैक्टली 0 कब होगा? जब बेटा एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पे आएगा एग्जैक्टली, तो वेव्स पूरी पूरी कैंसिल हो जाएंगी। अभी ये एग्जैक्टली मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ सही जगह पे। चलो एक काम करते हैं, पहले इंटरफेरेंस जो है वो होता क्या है, डेफिनेशन आपको बता दूं। वेव इंटरफेरेंस वो फिनोमिनन है जब दो वेव्स सेम नेचर की, सेम नेचर मतलब साउंड में साउंड ऐड होना चाहिए, लाइट में लाइट ऐड कर सकते हो। दूसरी वेव जो आपने देखी हुई है वाटर के सरफेस पे जो बनती है, वाटर वेव्स में वाटर वेव्स ऐड कर सकते हो। सिमिलर नेचर की वेव्स होनी चाहिए। इस तरह की जब दो वेव्स एक ही पॉइंट से क्रॉस करती हैं सेम मीडियम में, तो इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस में क्या होगा कि जो दोनों वेव्स का नेट इफेक्ट है, यानी एक वेव ऊपर जाना चाहती थी, दूसरी वेव के पार्टिकल नीचे जाना चाहते हैं, तो वो उन डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दो, वो नेट इफेक्ट हो गया। मान लो दोनों वेव्स पार्टिकल्स को ऊपर ऊपर खींचती हैं, जैसे कि ये वाला केस था। ग्रीन और ब्लू वाली वेव जो है दोनों का यहाँ पे क्रेस्ट आया हुआ था, तो क्रेस्ट में क्रेस्ट ऐड होके बड़ा क्रेस्ट बन जाएगा। दूसरा कंडीशन था कि एक जगह क्रेस्ट आ गया, ब्लू वाले का क्रेस्ट आ गया, उसी टाइम ग्रीन वाले का ट्रफ आ गया, तो ये क्रस्ट और ट्रफ मिलके 0 हो जाएंगे। रिजल्टेंट वेव जो रेड वाली थी ना, वो एग्जैक्टली सीधी हो गई। देखो बेटा, ये रेड लाइन भी यहाँ पे नजर आ रही है, थोड़ा सा क्लोजअप अगर आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे रेड लाइन प्रेजेंट है, यानी
डिस्प्लेसमेंट टोटल हर जगह 0 आ गई। इस तरह की कंडीशन को जब क्रेस्ट पे क्रेस्ट आता है, ट्रफ पे ट्रफ आता है, उसको नाम देंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब क्रेस्ट पे आएगा ट्रफ और ट्रफ पे आएगा क्रेस्ट, उसमें बेटा वेव्स आपस में कैंसल आउट हो जाती हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। +1 में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था हमने। तो यहां पे अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड है A, दूसरे का एम्पलीट्यूड है B, तो ये जो रेड जो रिजल्टेंट है उसका एम्पलीट्यूड होगा A+B। यहां पे अगर ब्लू वाली का बेटा एम्पलीट्यूड है A, ग्रीन वाली का एम्पलीट्यूड है B, तो जो रेड वाली वेव है उसका एम्पलीट्यूड, अभी ये 0 किस लिए हो गया, क्योंकि A और B ना एग्जैक्टली बराबर के थे, कैंसिल होके बेटा 0 आ जाएगा। और एक चीज याद रखना, जो ब्राइटनेस ऑफ लाइट है, क्योंकि हमने तो लाइट वेव्स की बात करनी है ना, चैप्टर ऑप्टिक्स है, जो ब्राइटनेस ऑफ लाइट है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं उसको, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। साथ में एक कांस्टेंट के लग जाएगा बस। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वेव्स का, चाहे वो साउंड वेव्स हो चाहे लाइट वेव्स हो, वहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो वहां पे एनर्जी भी बढ़ जाती है। लेकिन जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पे वेव्स एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, और इंटेंसिटी जो है रिजल्टेंट की, उस जगह जो लाइट पहुंचेगी या साउंड पहुंचेगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हमने 10+1 में पढ़ा था। स्कूल में मान लो पीटी करानी है, पीटी करानी है स्कूल में, जो कि जमाना अब है नहीं पीटी कराने वाला, चला गया, कोरोना का फैशन आ गया है। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? अंशुल ने बताना है। अंशुल, पीटी के लिए कौन से वाला ऑप्शन चूज करोगे बेटा? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, हाँ। अच्छा, ऑप्शन 1 इसलिए क्योंकि ड्रम का जो डायाफ्राम है ना वो बहुत बड़ा होता है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है ये वो ज्यादा होगा, ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। एम्पलीट्यूड का बेटा स्क्वायर डिसाइड करता है कि साउंड का लाउडनेस कितना होगा। बेटा साउंड वाले केस में लाउडनेस से, लाइट वाले केस में इंटेंसिटी। तो इसका एम्पलीट्यूड बड़ा होता है इसलिए इसकी आवाज ज्यादा आती है, नहीं तो तबले से पीटी करा देते बेटा। ठीक है, तो हमने ये वाला ऑप्शन इसलिए चूज किया क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड लार्ज है। लार्ज एम्पलीट्यूड होगा तो फिर इसकी लाउडनेस जो है साउंड की ज्यादा होगी। लेकिन हमने लाइट की बात करनी है तो हमने इसके लिए वर्ड यूज करना है इंटेंसिटी। तो मैं वीडियो को बेटा अभी लेक्चर को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, आपने अब ये सारा कुछ नोट डाउन करना है, लिखना शुरू करिए बेटा। हाँ जी, वंस अगेन बेटा, कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज जिनकी वेव्स या तो एक ही जैसी आती हैं, एग्जैक्टली अलाइक, इकट्ठे क्रेस्ट निकलेगा, सभी में से इकट्ठे ट्रफ निकलेगा तो भी कोहेरेंट हैं, उनको बोलते हैं सोर्सेज इन फेज। या फिर उनमें कुछ डिफरेंस है तो वो डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एक का क्रेस्ट आ रहा था दूसरे का ट्रफ आ रहा था तो वो हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, ऑलवेज। उसको बोलते हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर एप्लीकेबल हुई देन वी विल से सोर्सेज आर कोहेरेंट। और दूसरा आपको नोट करना है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज, दो अलग अलग बल्ब लगा दिए आपने, वो कभी भी कोहेरेंट नहीं होंगे। एक सोर्स से ही दो सोर्स बनाने पड़ते हैं टू मेक देम कोहेरेंट। हाँ जी, क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट क्यों नहीं होंगे। बेटा इसका जो रिलेशन है ना वो फोटॉन्स जो निकलते हैं उसके साथ है। तो ये पता नहीं है कि सोर्स नंबर 1, सोर्स नंबर 2 ये कब अपना अपना फोटोन एमिट कर देंगे, कब लाइट एमिट कर देंगे। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज, मान लो जैसे ना हमने बेटा जो सोल्जर्स हैं उनका एक मार्च पास्ट कराना है, उनका लेफ्ट राइट जो है ना वो इकट्ठे चलना चाहिए। उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए आप एक ड्रम यूज करते हैं,
ठीक है, एक कॉमन साउंड होनी चाहिए। मान लो हम एक दीवार पे खड़े हो जाएं, वॉल के ऊपर, एक सोल्जर इधर है वॉल के, एक इधर है, वो एक दूसरे को ना देख पा रहे ना सुन पा रहे हैं। अब उनको बोलो कि मार्च पास्ट करो, तो उनके लेफ्ट राइट मैच नहीं होंगे, आपस में मैच नहीं होंगे, तो वो इनकोहेरेंट हो गए। हाँ, एक एक सोल्जर लो, एक सोल्जर, उसके सामने एक मिरर रखो, सामने मिरर, तो ये सोल्जर और इसका मिरर इमेज वो तो पक्का मैच करेंगे, राइट। एक ही सोर्स से दो सोर्स बनाने हैं, उस केस में सोर्सेज जो हैं वो कोहेरेंट हो जाएंगे। चलिए, अब अगली बेटा आपके पास एक ना एनिमेशन आ रहा है। S1 S2 दो सोर्सेज हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में ना रिपल्स ऑन वाटर की बात कर रहे थे कि पानी में एक पॉइंट पे बार बार टच करते रहें तो वहां से सर्कल 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 एमर्ज आउट होते हैं। इस तरह से जो लाइट बेटा सोर्स है उससे वेव फ्रंट्स निकलते हैं, एज डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। तो ये S1 S2 दो सोर्सेज हैं, यहां से क्रेस्ट भी निकलेंगे, ट्रफ भी निकलेंगे, और वो बीइंग पॉइंट सोर्सेज, ये जो क्रेस्ट ट्रफ हैं ये टाइम के साथ बेटा एक्सपैंड होते रहेंगे, बड़े होते जाएंगे, जैसा कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हमने हाइगन्स प्रिंसिपल में। दोबारा फिर से देखो, S1 S2 दो पॉइंट सोर्सेज हैं, यहां से निकले सर्कुलर वेव फ्रंट्स। मैंने आधा ही डायग्राम ड्रॉ किया, पीछे को भी जाएंगे नो डाउट, मुझे इस तरफ चाहिए कि क्या हुआ। चलिए, तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं इसको थोड़ा मैं ना बड़ा कर देता हूं। हाँ, अब सही से देख पा रहे होंगे बेटा। ब्लू वाले जो हैं वो हैं क्रेस्ट, और जो डॉटेड वाले हैं ऑरेंज वाले वो हैं ट्रफ। तो ये मैंने पिक्चराइजेशन कर दी, फोटो खींच ली समझो एक मूवमेंट की, जिस टाइम क्रैश ट्रफ निकल रहे थे, मैंने फोटो खींच दिया उसका, मान लो, तो ऐसा दिखेगा वो। इसमें अब देखिए एक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं रेड कलर्स की, और एक लाइन है ग्रीन कलर की। रेड लाइन पे जहां पे हाथ नजर आ रहा है ये वाला, उसको देखिए। रेड लाइन पे बेटा डॉटेड से डॉटेड मैच हो गया, यानी ट्रफ से ट्रफ मैच हो गया, और ब्लू वाले से ब्लू वाला क्रेस्ट मैच हो गया। फिर यहाँ पे ट्रफ आया, क्रेस्ट पे क्रेस्ट आया, ट्रफ पे ट्रफ आया, क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ। तो अभी हमने पढ़ा, अगर क्रेस्ट पे क्रेस्ट आके पड़े तो एक बड़ा क्रेस्ट बन जाता है, ट्रफ पे ट्रफ आके पड़े तो बड़ा ट्रफ बन जाता है। तो इधर को जो वेव जा रही है उस वेव के क्रेस्ट ट्रफ बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े हैं, तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ज्यादा एम्पलीट्यूड होगी तो लाइट की बात मैं कर रहा था, तो लाइट वाले केस में आई विल से कि इन पॉइंट्स पे एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे एक ब्राइट पॉइंट बनेगा, राइट। अब देखते हैं ये जो ग्रीन लाइन ड्रॉ की है हमने, ग्रीन के लॉन्ग देखिए, हर जगह ब्लू लाइन पे ऑरेंज, ब्लू पे ऑरेंज, ब्लू पे ऑरेंज, ब्लू पे ऑरेंज, ब्लू पे ऑरेंज, चेक कर लो हर जगह। क्रेस्ट पे ट्रफ आ रहा है बेटा, क्रेस्ट पे ट्रफ आएगा तो एम्पलीट्यूड जो है ग्रेस बेटा क्या हो जाएगा, ग्रेस। क्रेस्ट पे ट्रफ आएगा तो एम्पलीट्यूड ग्रेस कपूर। चलिए, हाँ जी, अच्छा चैट बॉक्स में आंसर दे दिया है, तो जीरो हो जाएगा बेटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया। तो जीरो मतलब बेटा इधर को जाएगी जीरो वेव, यानी कि एम्पलीट्यूड नहीं होगी। जीरो एम्पलीट्यूड मतलब कि लाइट ही नहीं होगी, लाइट नहीं होगी तो यहाँ पे एक ना बेटा डार्क बैंड है। आगे चलते हैं, एक और रेड लाइन ड्रॉ की हुई, चेक करो। फिर से क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, फिर से मैच कर गए हैं। तो यहाँ पे फिर से एक आपको, अगर यहाँ पे एक स्क्रीन लगाएंगे, यहाँ फिर से आपको ब्राइट लाइट मिलेगी। नीचे की तरफ भी सिमिलर है, मैंने बड़ा करके दिखा दिया। वैसे अगर इसको स्क्रीन पे ऑब्जर्व करेंगे तो स्क्रीन पे बेटा आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखेगा। अगर दोनों सोर्स ग्रीन कलर के हैं तो आपको बेटा स्क्रीन पे ऐसा पैटर्न नजर आएगा,
ब्राइट फॉलोड बाय डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट एंड सो ऑन। स्क्रीन पे ऐसा पैटर्न दिखेगा आपको। इसी फिनोमिनन को बेटा हम लाइट वाले केस में इंटरफेरेंस कहेंगे। लाइट वाले केस में इंटरफेरेंस का मीनिंग है कि वो फिनोमिनन जब एक वेव दूसरी के साथ मर्ज होती है, इंटरफेयर करती है, 11th में वर्ड यूज किया था सुपरपोज हो जाती है, दोनों वेव्स एक ही टाइम पे एक जगह पे पहुंच जाती हैं, तो उससे जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कोई कोई पॉइंट ज्यादा ब्राइट हो जाएगा और किसी किसी जगह से लाइट टोटली हट जाएगी। बेटा टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, याद है ना आपको, एनर्जी कंजर्वेशन। टोटल एनर्जी खत्म नहीं होती कभी भी। क्या हुआ कि कोई कोई पॉइंट पे ब्राइटनेस ज्यादा हो गया नॉर्मल से भी, किसी किसी पॉइंट पे 0 हो गया, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो अगर क्वेश्चन आए व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब है कि एक ही पॉइंट पे या एक स्क्रीन पे जब दो सोर्सेज से वेव्स आ रही होती हैं, then it results in redistribution of energy in this space when two sources of disturbance interfere or they superpose। उस फिनोमिनन को बोलना है हमने इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। चलो डेफिनेशन नोट डाउन करनी है। डायग्राम का ना स्क्रीनशॉट ले लो बस। मैं डायग्राम ना बड़ा कर देता हूं, एक बार जरा एनलार्ज कर देता हूं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ये बाद में अगर टाइम मिला तो कोई कंपास को यूज करके बनाना पड़ेगा, अभी मत बनाओ, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो और डेफिनेशन में बेटा यहां पे ना ऐड कर देना व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो हमारी जो डेफिनेशन रहेगी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, जो कि ऑप्टिक्स का टॉपिक है। क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का कि अगर ये दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड एक जैसी नहीं है, उस केस में जहां पे मैंने डार्क पॉइंट्स बताए उन जगह क्या होगा, क्रेस्ट पे जब ट्रफ पड़ेगा ना, मान लो क्रेस्ट का साइज है 5, जो दूसरी वेव है उसका ट्रफ आ गया वो 3 है सिर्फ, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 रह जाएगा, तो एम्पलीट्यूड पूरी तरह से 0 नहीं होगा। अगर एम्पलीट्यूड 0 नहीं होगा तो यहाँ पे परफेक्ट डार्क ना होके थोड़ी सी लाइट बच जाएगी। फिर ब्राइट डार्क नहीं बनेंगे, ज्यादा ब्राइट कम ब्राइट, ज्यादा ब्राइट कम ब्राइट, फिर ऐसे बनेंगे बेटा। चलिए होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये भी आगे चलते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ये एक फ्रिज का डब्बा है बेटा। इसमें यहाँ पे हमने होल किया एक, जिसके ऊपर एक ना हम एक छोटी सी ना स्लिट लगाएंगे। स्लिट के लिए क्या करना है, एक ना ब्लैक कलर का ऐसे, या तो पीस ले लो एक ब्लैक कलर का, या फिर शीशा लो ग्लास, उसको एक कैंडल नीचे से रख के ना काला कर लो पहले सारा, फिर कंपास लेके उसके ऊपर 2 लाइनें ड्रॉ करनी है, लेकिन वो लाइंस बहुत पास पास में होंगी। अभी दिखाता हूं उसकी फोटो भी कितना पास में होंगी। और इधर एक होल छोड़ा हुआ है जहां पे एक आई पीस लगाएंगे। इसके अंदर से हमने देखना है बॉक्स के अंदर कि जब इसको सनलाइट में रखते हैं तो क्या दिखता है हमें। बॉक्स के अंदर एक व्हाइट पेपर लगाया हुआ है, उसके ऊपर जो सनलाइट आ रही है वो जब 2 ओपनिंग में से क्रॉस करती है तो सामने क्या दिखता है, ये उसी के बारे में एक्सपेरिमेंट है। ये वो स्लिट है बेटा। अब मुझे पता नहीं आपकी स्क्रीन पे रेजोल्यूशन क्या होगी, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। आई थिंक यू कैन सी के यहाँ पे 2 लाइंस हैं। कैन यू सी 2 लाइंस बेटा, यस या नो लिखिए। 2 लाइंस देखिए बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, दैट में रिजोल्यूशन सही आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे 2 लाइनें ड्रॉ की हुई हैं। तो ये जो 2 लाइनों वाला बेटा, ये जो 2 लाइन है ना, यहां से सनलाइट क्रॉस करेगी। इसके बाद हमने इसको स्लिट को ना ऐसे इसी फ्रिज वाले बॉक्स पे लगा दिया जिसमें 2 ओपनिंग्स हैं, और इधर अपना ब्लैक जो नजर आ रहा है ये आई पीस है। यहां से हम देखेंगे बॉक्स के अंदर के क्या दिखा। ये एक बंदा देख रहा है,
अच्छा, आपके हिसाब से सामने क्या नजर आएगा, जरा चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। चलिए, तो बच्चों ने आंसर दिया है कि ब्राइट एंड डार्क बैंड्स दिखेंगे। तो ऐसा नजर आता है बेटा, ये अंदर की फोटो है ना। हाँ, इसमें 7 रंग दिखने शुरू हो गए, स्पेक्ट्रम सा दिखना शुरू हो गया। कुछ ने 7 कलर भी आंसर बोला था, लेकिन 2 लाइनें नजर नहीं आई, क्योंकि 2 लाइन में से लाइट क्रॉस कर रही थी ना। हम सोच रहे थे शायद अंदर 2 लाइनें आएंगी। वो जो 2 लाइंस हैं, दे आर एक्टिंग एज 2 सोर्सेज ऑफ लाइट, S1 S2। तो अभी जो बात कर रहे थे ना, ब्राइट डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसे बनना चाहिए था, वही बन रहे हैं। लेकिन इनके कलर्स के, क्योंकि सनलाइट में 7 कलर्स हैं, तो उनकी वेवलेंथ्स अलग अलग हैं। एज अ रिजल्ट हमें ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क ना मिलके 7 कलर दिखने शुरू हो गए। उसका कारण है कि रेड का ब्राइट अगर यहां बन रहा है, तो ब्लू का थोड़ा उससे पहले बन जाता है, ड्यू टू डिफरेंस इन वेवलेंथ। वो आज के लेक्चर में हमने वो डिस्कस करना है। सो ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, इसको बेटा इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न। और जो एक्सपेरिमेंट है, इसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलिए, इसको मैं वापस लेके जाता हूं। और अब ये एक्सपेरिमेंट अगर हम पानी के सरफेस पे करें, तो ये अपने पास लेफ्ट में ना 2 बैलून नजर आ रहे हैं। वाटर अभी काम है, तो वाटर के ऊपर हम बैलून्स को बार बार ऐसे, पहले एक को टच करेंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ऐसे, तो उसमें से निकलेंगे सर्कल 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 सर्कल। एक बैलून टच करेंगे, अगर अगर दोनों बैलून्स को, क्योंकि हमें याद आ गया ना, कोहेरेंट चाहिए, कोहेरेंट, इकट्ठे नीचे करेंगे, दोनों बैलून्स को इकट्ठे ऊपर लाएंगे। मेरी उंगलियों की तरफ देखो बेटा, ऐसे चलाना दोनों को। देन लेट अस सी क्या बनता है, देखिए जरा। अभी 2 बैलून्स को हिलाना शुरू किया, इकट्ठे नीचे इकट्ठे ऊपर, साइमल्टेनियस। अभी सिंगल है, सिंगल में से सर्कल सर्कल निकल रहे हैं। 2 इकट्ठे चलेंगे, देखिए क्या होता है। चलिए, दोनों को इकट्ठे चलाना है बेटा। अच्छा, आपको आवाज आई कि नहीं आई? नहीं आई। एक मैं साउंड भी शेयर करता हूं, जस्ट 1 मिनट। अब आ जाएगी बेटा। But if I add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern. This pattern is created by the ripples from the 2 sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs. तो मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिए। ये जो लाइन है बेटा, ये वाली, इसमें इस लाइन पे बहुत बड़े बड़े क्रेस्ट ट्रफ बहुत बड़े हैं। और कुछ लाइंस ऐसी हैं बेटा जहां पे हलचल नहीं है, कोई भी क्रेस्ट ट्रफ नहीं बन रहा। ये आपका है लाइन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए बेटा, ये जो डार्क वाला एरिया नजर आ रहा है ना, जहां पे बेटा कोई हलचल नहीं है पानी की, ये है लाइंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पे आपको ये प्रोमिनेंटली व्हाइट व्हाइट लाइनें नजर आ रही हैं, ब्लूइश, यहाँ पे बड़े साइज के क्रेस्ट और ट्रफ बने हुए हैं। तो ये हैं लाइंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए, होप आपको आइडिया हो गया होगा कि जब 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इकट्ठे वेव्स एमिट करते हैं, तो सामने अगर हम स्क्रीन रखेंगे, तो कहीं पे ब्राइट कहीं पे डार्क, कहीं पे ब्राइट कहीं पे डार्क, ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। यही है हमारा आज का मेन टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाँ, मुझे जरा पॉज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना हैंग हो गया है। क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, तो ब्राइट बैंड, राइट। और क्रेस्ट ट्रफ मैच कर गए, ट्रफ पे क्रेस्ट आ गया, उल्टे हैं, तो उस केस में आपको मिलेगा डार्क पॉइंट। अब चलते हैं थोड़ा सा 10+1 की ओर।
बेटा आपको याद होगा जब वेव वाला टॉपिक किया हमने, वेव में क्या होता है कि जो वेव है वो टाइम के साथ आगे को बढ़ती है, जैसे मैंने आज शुरू में दिखाया। तो कोई भी पॉइंट बेटा जो है कभी ऊपर कभी नीचे उसको ऑसिलेट करना होता है। तो जब ये वेव थोड़ी सी राइट हैंड साइड को आ जाएगी, चल पड़ेगी आगे, तो ये पॉइंट जो पहले 0 पे था वो थोड़ी देर में यहां पहुंचने वाला है, राइट। ये वेव जो है ना, ये वेव जो है ये राइट को जाएगी, तो इस पॉइंट को ऊपर को आना है। आई थिंक यू गॉट इट। चलिए, इस डिस्टेंस को बोलते थे हम बेटा लैम्डा वेवलेंथ। क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ था। ये एक पॉइंट है, ये एक और पॉइंट है, और मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, और ये एक और पॉइंट है बेटा, पॉइंट नंबर 3। ये तीनों पॉइंट इकट्ठे ऊपर जाएंगे, इकट्ठे नीचे आएंगे। अगर मैं पॉइंट नंबर 1 की इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन को लिखूं, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, बेटा याद आ गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन 10+1 में था a साइन ओमेगा टी। बट पॉइंट नंबर 1 के वाइब्रेशंस पॉइंट नंबर 2 से मैच करते हैं, और वही पॉइंट नंबर 3 के भी हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे जो वेव की इक्वेशन है वो लिखनी है पॉइंट नंबर 2 के लिए, तो जैसे जैसे वेव राइट हैंड साइड को जाती है ना, जिस वेव ने राइट हैंड साइड को मूव करना है, तो पॉइंट नंबर 1 पे वो जो चेंज है, ऑसिलेशन है, पहले आता है, 2 पे बाद में आएगा, 3 पे उसके बाद में आएगा। तो मुझे ये टाइमिंग वाला टर्म पॉइंट नंबर 2 के लिए थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि 2 वाले पॉइंट पे वेव बाद में पहुंचती है। ये जो क्रेस्ट है ना, पहले 1 पे पहुंचेगा बेटा, जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगी फिर ये पॉइंट 2 पे चला जाएगा, फिर यही क्रेस्ट पॉइंट 3 पे चला जाएगा थोड़ी देर में। तो पॉइंट नंबर 2 के ऑसिलेशन भी होंगे तो ऐसे, क्योंकि इसी से मैच करते हैं। बट इसका टाइमिंग मुझे यहाँ पे जो ओमेगा टी वाला टर्म है ना, ये थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेव बाद में पहुंचती है। कुछ बच्चों को याद होगा कि डिस्टेंस लैम्डा के बाद इस टर्म में कितना डिक्रीज करना पड़ता है, चैट बॉक्स में लिखेंगे जरा बेटा, कितना रिड्यूस करना पड़ता है डिस्टेंस लैम्डा के बाद। दोबारा सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, कितना माइनस करना है। मैंने बोला ना कि इसका और इसका ऑसिलेशन एग्जैक्टली सेम करना है। सेम करना है मतलब जो एंगल है ना उसको कितना कम किया जाए, दैट इज अ क्वेश्चन। देखो ये आपकी आ गई बेटा 0 डिग्री एंगल, ठीक है। कितने एंगल के बाद फिर से बेटा हम उसी एंगल पे पहुंच जाते हैं, वो है 360 डिग्री। इज इट? दैट इज 360 डिग्री। बट हमें 360 डिग्री ना लिख के ना, हमें इसको ना इन टर्म्स ऑफ पाई लिखना होता है। तो 360 डिग्री एंगल जो है वो रेडियन में 2 पाई के इक्वल होता है, राइट। तो हमें 2 पाई से रिड्यूस करना है। अगर हमें पॉइंट नंबर 2 के ऑसिलेशन लिखने हैं तो हम लिखेंगे y2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई। अब आप जान गए होंगे कि पॉइंट नंबर 3 के ऑसिलेशन लिखने हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए कितना माइनस करना पड़ेगा, चैट बॉक्स में लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 के ऑसिलेशन के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ गए। हाँ, अब सही आंसर दे रहे सारे बच्चे, वेरी नाइस। 2 पाई नहीं आएगा बेटा, 4 पाई आएगा, 4 पाई। देखो दोबारा देखो बेटा, यहां से यहां तक चेंज आ गया 2 पाई का, 2 पाई का और आ गया बेटा। तो अब हम लिखेंगे a साइन ओमेगा टी माइनस 4 पाई। समझे? तो आपने अब ना एक लाइन बेटा याद रखनी है और नोट डाउन भी करना है। डिस्टेंस लैम्डा के बाद फेज एंगल, इसको फेज एंगल कहते हैं बेटा, ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस 2 पाई। साइन बेटा एंगल का लेते हो ना, जिस एंगल का साइन लिया उसको बोलना है फेज एंगल। तो डिस्टेंस लैम्डा में फेज चेंज हो जाता है 2 पाई। उल्टा भी कह सकते हो, अगर फेज में 2 पाई का चेंज आ गया तो डिस्टेंस में लैम्डा का डिफरेंस होगा, राइट।
डिस्टेंस में लैम्डा का डिफरेंस होगा। मान लो दो पॉइंट्स में ना फेज डिफरेंस है, लेट अस से एक तो अपना पॉइंट नंबर 1 था बेटा, राइट। एक मैंने यहाँ पे और पॉइंट मार्क कर लिया, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में मान लो 360 डिग्री का नहीं, सिर्फ 60 डिग्री का फेज डिफरेंस है। 60 डिग्री अगर मैं पाई में लिखूं, 60 डिग्री अगर मैं पाई में लिखूं तो पाई बाय 3 आएगा। तो आप इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे 2 पाई में बेटा पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 पाई में यूनिट मेथड लगा सकते हो। 1 में कितना, लैम्डा बाय 2 पाई। तो अभी अभी डिफरेंस है बेटा पाई बाय 3 का, तो अब कितना आएगा, इनटू पाई बाय 3 और कर दो, पाई से पाई कैंसिल, तो आंसर आ गया कि ये दो पॉइंट्स में ना डिस्टेंस लैम्डा बाय 6 है। तो अब हमें यूनिटरी मेथड जो है वो यूज करना पड़ेगा इस तरह से। आप एक काम करो, ये पूरा का पूरा नोट डाउन करो, और ये जो मैंने अभी साथ में ऐड कर दिया है रेड वाली इंक में, वो भी ऐड कर देना बेटा, पूरा नोट डाउन कर लो एक बार। अगर एक और वेव यहाँ पे साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हो, एक और वेव यहाँ पे साथ में ले आए इसी जैसी, तभी तो कोहेरेंट होगी ना बेटा, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड वगैरह भी सेम रखेंगे। और उस वेव को मैं राइट को शिफ्ट करूं, ध्यान से देखो कितना डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया मैंने, बोल के बता सकते हैं बेटा, कितने डिस्टेंस से शिफ्ट कर दिया? 2 पाई। 2 पाई नहीं, 2 पाई डिस्टेंस नहीं है, 2 पाई तो एंगल है, डिस्टेंस लैम्डा 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 लैम्डा। अब ठीक है, अब ठीक है बेटा। अगर मैं वेव को लैम्डा डिस्टेंस से शिफ्ट करता हूं तो दोबारा देखो क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ जाता है, दूसरी वेव के साथ मैच कर जाएगा। दो वेव्स में अगर बेटा या तो दोनों वेव्स मैचिंग होनी चाहिए, क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है, या मैं एक वेव को आगे कर दूं डिस्टेंस लैम्डा से, तो ये वाला क्रेस्ट इससे ना मैच करके अगले क्रेस्ट से मैच कर जाएगा, वो भी ठीक है। क्रेस्ट पे क्रेस्ट आता है, ट्रफ पे ट्रफ आता है, तो हमें ब्राइट पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे नीचे वही लाइन लिखी हुई है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन द टू वेव्स पाथ डिफरेंस या तो हो ही ना मतलब दोनों वेव्स एग्जैक्टली सेम टाइम पे पहुंचे, लेकिन अगर डिफरेंस है लैम्डा का या 2 लैम्डा का या 3 लैम्डा का, तो भी क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ आएगा। तो पाथ डिफरेंसेस अगर 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा का होगा दो वेव्स के बीच में, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। अब एक चीज और चेक करो, अगर बेटा मैं इस वेव से कंपैरिजन में दूसरी वेव को लैम्डा बाय 2 से आगे लेके जाऊं, पहले मैं लैम्डा से आगे ले गया था, दोबारा देखो, पहले लैम्डा से आगे लेके गए, क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ गया, अब लैम्डा बाय 2 से आगे लेके गए, अब बेटा वंस अगेन क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ गया, ट्रफ पे ट्रफ आ गया, मैच हो गए। अगर लैम्डा बाय 2 से आगे शिफ्ट करते हैं तो क्रेस्ट और ट्रफ मैच कर जाएंगे, अपोजिट हो गए, उस केस में हमें मिलेगा डार्क पॉइंट। तो लैम्डा बाय 2 हो जाए, 3 लैम्डा बाय 2 हो जाए, या 5 लैम्डा बाय 2 हो जाए, उस केस में आपको बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो नीचे की दो लाइंस भी जरा ऐड कर दीजिए। चलो कॉन्सेप्ट को बेटा और अच्छी तरह समझने के लिए, ये एक मेरे पास ब्लू वाली वेव है जिसको मैं आगे पीछे मूव कर सकता हूं। तो अगर तो बेटा दोनों वेव्स में कोई डिफरेंस नहीं है, इसको बोलेंगे जीरो पाथ डिफरेंस, तो क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ गया, ट्रफ पे ट्रफ आ गया। अगर मैं ब्लू वाली को लैम्डा डिस्टेंस से आगे ले जाऊं तो भी क्रेस्ट क्रेस्ट मैच करके देखो। अगर मैं 2 लैम्डा से आगे ले जाऊंगा तो भी क्रेस्ट से क्रेस्ट मैच कर गया बेटा। दोबारा फिर देखिए, एक काम करते हैं बेटा, ये ईच डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 है सारे बेटा, डू यू एग्री ना? चेक कर लो, ये सारे लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 हैं, मैंने लैम्डा का हाफ कर दिया, ईच इज लैम्डा बाय 2, ईच डिस्टेंस, ठीक है। नीचे वाली वेव को फिर से उठा रहा हूं।
अगर मैं इस वेव को लैम्डा डिस्टेंस से आगे शिफ्ट करता हूं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2 लैम्डा से आगे ले जाऊं तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट अगर देखो 1 लैम्डा बाय 2 तो क्रेस्ट पे ट्रफ आ गया बेटा। इसको मैं यहां पे ले आऊं, अगर चेक करो कितने लैम्डा बाय 2 हो गए, कितने लैम्डा बाय 2 हो गए, लैम्डा बाय 2 1, लैम्डा बाय 2 2, लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 से आगे ले आए हूं, यानी कि 3 लैम्डा बाय 2। अगर इतना बेटा डिफरेंस आ गया दो वेव्स के बीच में 3 लैम्डा बाय 2 का, तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए बेटा लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, ऐसे डिफरेंस आने चाहिए। कंस्ट्रक्टिव के लिए या तो डिफरेंस हो ही ना 0, या फिर हो लैम्डा, या 2 लैम्डा, या फिर 3 लैम्डा, एंड सो ऑन। होप के अब क्लियर हो गया होगा सभी को। सर पर डिस्ट्रक्टिव में भी 0 है सर। डिस्ट्रक्टिव में 0 कहाँ आया? ओके सर। हाँ 0 तो नहीं आया। चलिए ये 0 बेटा जो नीचे लिखा था ये नहीं है, इसको हटा दीजिए बेटा प्लीज। हाँ गलती से लिखा गया, कॉपी पेस्ट में आ गया। लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2। ठीक है, करेक्शन कर दी बेटा आप लोगों ने। चलिए अब लिखनी है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इसमें हमें 10+1 में जो पढ़ा आपने ना, सो कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसी से काम चलाना है बेटा। मान लो एक पॉइंट पे दो वेव्स पहुंच रही हैं, एक की इक्वेशन है a sin ओमेगा t, दूसरी वेव जो है वो इस वेव से थोड़ी सी आगे चली गई बाय एंगल फाई, यानी थोड़ी सी पहले पहुंच रही है। उसका एम्पलीट्यूड था b, ये बेटा एम्पलीट्यूड होता है ना, याद आ गया होगा आपको, एक का एम्पलीट्यूड a, एक का एम्पलीट्यूड b, साइन ओमेगा t प्लस फाइव। अब ये दोनों वेव्स मुझे ऐड करनी है, निकालना है कि रिजल्टेंट क्या आएगा। तो ऐड करने का तरीका है वेक्टर एडिशन। वो जो पुराना फॉर्मूला था ना अपना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट डालते थे, वही करना है। तो E इक्वल टू जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी, एम्पलीट्यूड आएगी, वो होगी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। बट जैसा मैंने बताया आज आपको कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना होता है इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो इंटेंसिटी आएगी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दिस एम्पलीट्यूड। तो बेटा स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा ना, रूट हटा दिया। अब बताओ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ताकि ये इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, उसके लिए कॉस की वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए। कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, बोल के बता सकते हैं? कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1 होती है। कितने एंगल पे आती है? कितने एंगल पे? 0 0 पे आती है बेटा, 0 पे आती है। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बनाने के लिए, ताकि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, ब्राइट पॉइंट बने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, उसके लिए आई शुड बी मैक्सिमम, यानी कॉस फाई को मैक्सिमाइज करो, और वो होगा 0 डिग्री पे। 0 पे भी होता है, लेकिन 0 के बाद फिर 2 पाई और ऐड कर लो। ये एंगल 0 हो गया बेटा, ठीक है, ये एंगल हो गया 0। और आप 0 के बाद अगर इसमें 360 डिग्री यानी कि 2 पाई और ऐड कर लेंगे, वो भी चलेगा। उसमें 360 डिग्री और ऐड कर लो तब भी वहीं पे रहेंगे, 2 पाई और ऐड कर लो। तो ऑप्शन आपके पास है 0, आपके पास दूसरा ऑप्शन है 2 पाई, अगला ऑप्शन है 4 पाई, उसके अगला ऑप्शन है 6 पाई। ये नंबर जो है इनको हम इवन नंबर कहते हैं। इवन को लिखने के लिए बेटा मैथमेटिक्स में 2n लिखना होता है, तो 2n इंटू पाई। तो जो फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स में, फाई का वैल्यू जो है ना वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसा होना चाहिए। यानी कि फाई में n की वैल्यूज जो हैं वो 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 2 पाई आ जाएगा,
2 पुट करेंगे 4 पाई आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस। बट अभी अभी हमने फेज डिफरेंस और लेंथ को यानी पाथ डिफरेंस को मैनेज किया। तो मैंने क्या लिखवाया था आपको, अभी भी चेक कर लो जरा बेटा। हमने लिखा 2 पाई का फेज डिफरेंस इज इक्वलेंट टू लैम्डा का पाथ डिफरेंस। तो 1 का फेज डिफरेंस वुड बी पाथ में लैम्डा बाय 2 पाई, और हमारा जो एंगल का डिफरेंस आ रहा है वो है 2n पाई। तो उसके लिए पाथ डिफरेंस कैसा होना चाहिए, वैसे अभी अभी हमने कर लिया, थोड़ी देर पहले किया था। 2n 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो पाथ डिफरेंस होने चाहिए n लैम्डा। n लैम्डा जब n होगा 0 तो 0, n होगा 1 तो लैम्डा, n होगा 2 लैम्डा, n होगा 3 लैम्डा। अभी अभी आपने लिखा थोड़ी देर पहले, ये लिख के हटे हैं। चलिए मैं एक्स्ट्रा इंक इरेज कर रहा हूँ क्योंकि सारा कुछ आपको नोट डाउन नहीं करना, आपको जो यहाँ पे आ रहा है स्क्रीन पे वही लिखना है। तो एंगल में डिफरेंस होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई, या फिर डिस्टेंस में डिफरेंस होना चाहिए 0 का, लैम्डा का, 2 लैम्डा का, एंड सो ऑन, यानी कि n लैम्डा का डिफरेंस होना चाहिए। और उस केस में बेटा cos फाई की वैल्यू अगर आ गई आपके पास 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर विद सम कांस्टेंट, अभी प्रोपोर्शनल लिख लो वो भी चल जाएगा। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब बेटा बोल के बताइए कॉज की मिनिमम वैल्यू क्या होती है। कॉज को सबसे कम करना है। अब कॉज की Zero. -1 होती है बेटा, -1 सही आंसर है। अच्छा -1 कितने एंगल पे आएगा? 90 degree. 180 180 पे आएगा बेटा, 180 पे। कॉस की वैल्यू 180 पे -1 आती है। तो फिर पहले की तरह जो अभी बता रहा था आपको मैं, कि अगर हमें बात करनी है 180 की, अच्छा कलर चेंज करना पड़ेगा एक बार, जस्ट 1 मिनट, ब्लैक कलर देते हैं। तो ये बेटा आपका एंगल हो गया 0 डिग्री, 180 यहां पे आएगा इधर, राइट। 180 को रेडियन में पाई लिखेंगे, या तो पाई ले लो बेटा, या पाई में 2 पाई और ऐड कर लो, तो ये हो गया 3 पाई, या फिर 3 पाई में 2 पाई और प्लस कर लो, तो ये बन जाएगा 5 पाई। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, इस बार आ रहे हैं ऑड मल्टीपल ऑड मल्टीपल ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, दैट इज 2n - 1 इंटू पाई। बेटा इवन लिखना हो 2n, ऑड लिखना हो, दो मेथड होते हैं, 2n - 1 भी होता है, 2n + 1 भी होता है। तो हमें -1 ज्यादा सूट करेगा, वो बाद में समझाऊंगा कि -1 रखना क्यों अच्छा है, वो न्यूमेरिकल्स में आपको ना इजी रखेगा। ओके, अब इसको भी इसी तरह से बेटा एक बार हमने बनाना है कि कोरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस क्या होगा। इसको 0 से स्टार्ट नहीं करना बेटा, 0 से करोगे -1 आ जाएगा, 1 से शुरू करना है n को, यहाँ 0 से शुरू करना है। ओके, तो यही सेम फॉर्मूला बेटा जैसे अभी किया था, 2 पाई का एंगल का डिफरेंस हो तो पाथ डिफरेंस लैम्डा, 1 का हो तो बाय 2 पाई कर दो, और इतने एंगल का फर्क हो तो कितना आएगा, पाई से पाई फिर से कैंसिल, चेक करो। तो डेल्टा x इक्वल टू 2n - 1 इंटू लैम्डा बाय 2, एक्स्ट्रा इरेज, एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है, सॉरी मिनिमम इंटेंसिटी, इस बार यहाँ पे कॉज का वैल्यू डालोगे आप -1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, वो हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो आपका जो मैक्सिमम वाली जगह पे इंटेंसिटी है वो a + b होल स्क्वायर मिलेगी, मिनिमम वाली जगह पे इंटेंसिटी आपको a - b होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मिलेगी। चलो मैं अभी वीडियो को इसको पॉज कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए, दोबारा देख लो। जो इंटेंसिटी थी ना बेटा, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी, इसका स्क्वायर किया तो रूट हट गया।
अब बाकी का सारा मैनेजमेंट जो है वो फाई के हाथ में है। कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो बेटा इंटेंसिटी हाईएस्ट होगी, उसको बोला हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके लिए जो एंगल फाई है वो 0 रेडियन, 2 पाई रेडियन, 4 पाई, 6 पाई ऐसा होना चाहिए। तो हमने इसको पाई का इवन मल्टीपल कर दिया। इसको अगर डिस्टेंस की टर्म में लिखना चाहते हैं, जैसे अभी बात कर रहे थे ना कि एक वेव दूसरी वेव से कितने पाथ डिफरेंस पे होनी चाहिए, तो इसको डिस्टेंस में चेंज करने के लिए लैम्डा बाय 2 पाई से मल्टीप्लाई करो। मेथड वही है, यूनिटरी मेथड। 2 पाई का एंगल डिफरेंस, लैम्डा का पाथ डिफरेंस, 1 का करेंगे लैम्डा बाय 2 पाई, और जितना एंगल आपका है उससे मल्टीप्लाई करो। तो 2 पाई कैंसिल करके आ गया एन लैम्डा, एन का वैल्यू था 0 तो डेल्टा एक्स 0 आ सकता है, 1 पुट करेंगे लैम्डा आ सकता है, 2 लैम्डा आ सकता है, 3 लैम्डा आ सकता है, जो कि हमने अभी अभी लिखा। इन पॉइंट्स पे जो इंटेंसिटी है वो a प्लस बी, वहां पे एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं ना, a प्लस बी हो जाता है एम्पलीट्यूड, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। जो डार्क पॉइंट्स है वहां पे क्रेस्ट पे ट्रफ आता है, एक 5 था एक 3 था, 1 4 तो वहां पे बेटा 2 हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस किया 2 आ जाएगा। चलिए, तो एम्पलीट्यूड्स बेटा यहाँ पे माइनस करनी है मिनिमम वाली पे, और मैक्सिमम वाली पे एम्पलीट्यूड को प्लस कर दो। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी। डार्क पॉइंट्स के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कॉस का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम इज -1। वो आता है पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई, 7 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड के लिए 2n-1। इसको अगर पाथ में चेंज करना है, वही लैम्डा बाय 2 पाई ऊपर मल्टीप्लाई किया था, यहां भी कर दो। तो ये आ गए बेटा डेल्टा एक्स का वैल्यू फॉर डार्क पॉइंट्स। ये अभी आगे हमने ना यूज करना है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक, जो कि मेन टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। हमने एक डेरिवेशन करना है कि ब्राइट पॉइंट का एग्जैक्टली लोकेशन होगा कहाँ, कितना दूर जाके पड़ेगा ब्राइट, या अगला ब्राइट या अगला ब्राइट, और कितना दूर जाके पड़ेगा डार्क पॉइंट। चलिए एक बार नोट डाउन करके मुझे बेटा कंफर्म करिए अगर नोट डाउन कंप्लीट हो गया है तो। चलिए, ये है बेटा आज का मेन टॉपिक। डेरिवेशन जो एग्जाम में आती है उसकी बात कर रहा हूं बेटा, ये डेरिवेशन एग्जाम में आती है। डेरिवेशन 3 मार्क्स की है, साथ में एक छोटा मोटा क्वेश्चन अटैच करके कई बार 5 मार्क्स का बना देते हैं। डेरिवेशन सिंपल है, डेरिवेशन इज वेरी सिंपल। देखो, इधर है बेटा स्क्रीन अपनी, और ये है 2 सोर्सेज। मैंने बताया था कोहेरेंट सोर्सेज इंडिपेंडेंट ही होते हैं, एक सोर्स के 2 बनाने पड़ते हैं। तो ये अपना मेन सोर्स है एस, यहां से जो लाइट निकली वो S1 में भी पहुंच गई, S2 में भी पहुंच गई बेटा, 2 पॉइंट सोर्स बन गए। तो S1 S2 अपने 2 पॉइंट सोर्स हैं। ये है बेटा अपना स्क्रीन, और ये है पॉइंट P जहां पे हम निकालने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली ब्राइट पॉइंट आएगा या डार्क पॉइंट आएगा, राइट। ये बिल्कुल सेंटर है, सिमेट्रिकली सेंटर। इस पॉइंट को हम O मार्क करेंगे। दोबारा कराऊंगा एक बार फिर से, पहले समझ लो, अभी मत ड्रॉ करो आप। ये जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस यहां से x है। हम देखना चाहते हैं x डिस्टेंस पे जाके ब्राइट पॉइंट आता है कि डार्क आता है। और दोनों स्लिट्स के बीच में जो गैप था, स्लिट समझते हैं ना, स्लिट ओपनिंग, बारीक सी ओपनिंग होती है, जैसे अभी मैंने दिखाई आपको। दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है d, तो ड्यू टू सिमेट्री ये दोनों डिस्टेंस होंगे d/2 और ये भी होगा d/2। अब एक्चुअली मुझे ब्राइट और डार्क पता करने के लिए ना ये निकालना कि पॉइंट P पे जो वेव्स पहुंचती हैं S1 से और S2 से, उनमें डिस्टेंस का कितना डिफरेंस है, कितना वेव आगे पीछे हो जाती हैं। तो वो तो अभी मैंने निकाल लिया। अगर लैम्डा का डिफरेंस होगा, 2 लैम्डा का होगा, 3 लैम्डा का होगा, तो ब्राइट पॉइंट बनेगा। अगर ये डिफरेंस 3 λ/2, 5 λ/2 ऐसा हुआ तो डार्क पॉइंट आएगा। बट मुझे पहले पता तो लगे कि इसमें और इसमें फर्क है कितना। उसके लिए यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम।
ये स्क्रीन का डिस्टेंस है कैपिटल डी, स्लिट से लेके स्क्रीन का डिस्टेंस। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आइए, हमें S2P निकालना है, ये वाला डिस्टेंस S2P। इसको हम निकालेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके। वो राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला बेटा। इस ट्रायंगल से निकालेंगे S2P। चलो अच्छा ऐसा करो बेटा, कौन सी थ्योरम यूज क्या करते हैं इसके लिए, कौन सी थ्योरम? बेटा हाइपोटेन्यूज निकालना है, कौन सा थ्योरम? हाँ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा S2P निकालना है बेटा, देखो जरा S2P निकालना है तो बेस तो हो गया इक्वल टू डी, बेस इज डी। हाइट लिखिए चैट बॉक्स में, क्या होगी हाइट? हाइट कितनी है चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में। डी है? नो डी नहीं है। हाँ जी मन सिमरन का ठीक है, सभी बच्चों का ठीक है बेटा, बाकी हाँ उदय का ठीक है बेटा। x प्लस डी बाई टू, हाइट इज x प्लस डी बाई टू। देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा, बेस स्क्वायर डी स्क्वायर, हाइट स्क्वायर x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, एंड स्क्वायर रूट तो लिखना लेने होता है, स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, इसमें से मैंने बेटा d को बाहर निकाल दिया, डी स्क्वायर मैंने यहां से हटा दिया, तो यहां पे तो आएगा 1, बट इसमें डी स्क्वायर था नहीं बेटा, डी स्क्वायर नहीं था तो फिर यहां पे डी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। लिख के दिखाऊं? देखो जरा क्या किया मैं, जरा साइज ऑफ इंक रिड्यूस करना पड़ेगा। अब आ जाएगा बेटा। व्हाट हैज बीन डन, यहां पे हमने लिखा डी स्क्वायर और इधर था अपने प्लस x प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर। अगर मैं इसको डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लूं, डी स्क्वायर से डिवाइड कर लूं, डन। और एक डी स्क्वायर को बाहर ले लूं बेटा, बट रूट भी था साथ में, रूट था तो डी स्क्वायर का रूट निकालेंगे, बाहर आके डी हो जाएगा, यहां पे बचा 1। और चेक करो जरा बेटा, ठीक लिखा है, x प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, होल पावर 1/2। चलिए एक्स्ट्रा इंक हटा दिए बेटे मैंने। ओके, अब आपको एक याद होगी बाइनोमियल थ्योरम, न्यूमरेटर बहुत छोटा हो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो तो ये पावर यहां से हटके आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। जिन बच्चों को नहीं याद बेटा, मेडिकल स्टूडेंट्स, दोबारा बता देता हूं, अगर अपने पास हो ब्रैकेट 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, लेकिन x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा हो तब लगती है बेटा, तो इस n को आगे मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही आंसर होता है बेटा, 1 प्लस एन एक्स। तो हमने ये पावर हाफ जो है ना वो आगे ले आनी है इधर, समझ आ गया होगा क्या स्टेप है? तो हाफ को हमने आगे लिख दिया बेटा। इसी तरह से अगर हमें S1P निकालना है, S1P निकलेगा इस ट्रायंगल से बेटा, जहां पे कर्सर घूम रहा है अभी लेजर, इसमें भी बेस तो उतना ही है, बेस सेम है। हाइट कितनी होगी चैट बॉक्स में लिखेंगे फटाफट, हाइट हाइट हाइट। हाँ जी वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है। x माइनस डी बाई टू, बिल्कुल सही है बेटा। विभू बेटा x माइनस डी बाई टू, x में से d बाई टू छोड़ना है, इतना ही चाहिए बेटा। हाँ अब ठीक है, तो S1P को लिखेंगे हम, सेम एक्सप्रेशन आना है बेटा, सिर्फ प्लस डी बाई टू की जगह पे माइनस डी बाई टू लिखिए, डन। चलो ठीक है, अब मुझे चाहिए कि S2P और S1P में कितना डिफरेंस है, माइनस करना है। S2P में से S1P माइनस,
बेटा डी डी कॉमन निकाल दो पहले, देखो जरा दोनों जगह डी लगा हुआ है, डी बाहर कर दिया। इस वाले एक्सप्रेशन में से ये वाला माइनस करना है। अब जरा ध्यान से देखो, 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, चेक इट। बेटा जब ब्रैकेट खोलेंगे ना, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहां पे -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएंगे। हाफ हाफ दोनों जगह है, कॉमन ले लेंगे। डी स्क्वायर भी दोनों जगह है, उसको भी कॉमन ले लेंगे। देखो जरा क्या क्या किया। डेल्टा एक्स निकाल रहे थे, पाथ डिफरेंस, डी कॉमन ले लिया पहले ही, 1 1 कैंसिल, 2d स्क्वायर को भी बाहर निकाल दिया। अंदर बचा x + d/2 होल स्क्वायर, इधर बचा x - d/2 होल स्क्वायर। अब जरा बच्चे जो मेडिकल के हैं बेटा, उनके लिए एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं। फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर में से a - b होल स्क्वायर माइनस करें स्क्वायर। चेक करना अपने आप करके। तो बेटा 4ab आएगा, 4ab। तो यहां पे मुझे लिखना होगा 4a यानी x, b यानी d/2, ऐसे लिखूंगा। बाहर अपने पास d और 2d स्क्वायर था, एक d से एक d भी कैंसिल, 2 से 4 2 पे कैंसिल, और ये 2 से 2 भी कैंसिल। तो अपना आंसर आने वाला है सिर्फ XD/D। बेटा स्टेप्स थोड़े ज्यादा हैं, बट आंसर एंड में छोटा सा ही है, XD/D। चलो दोबारा देखो बेटा क्या क्या किया। a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आता है 4ab। 4a यानी x, b यानी d/2। बाहर हमने d से d स्क्वायर का एक d कैंसिल कर दिया, नीचे रखा 2d, नीचे 2 × 2 4, ऊपर भी 4, 4 से 4 कैंसिल। पाथ डिफरेंस इज XD/D। तो आगे अब काम जो है वो इसी इक्वेशन पे होना है। दोबारा देखो सारा, एक बार शुरू से शुरू कर रहा हूं, सारा रिपीट कर रहा हूं। तो पहले अपने पास थे, एक सोर्स से हमने 2 सोर्स बनाए, S1 S2, उनके बीच में डिस्टेंस था d। ये एक सिमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है O से पॉइंट P है डिस्टेंस x पे। हमने देखना पॉइंट P पे डार्क पॉइंट बनेगा कि ब्राइट बनेगा। उसके लिए हमने ये 2 लाइंस और ड्रॉ कर दी, दोनों में डिस्टेंस था स्लिट्स में स्मॉल d, तो ये आधा आधा कर दिया, d/2 ईच। स्क्रीन का डिस्टेंस D, राइट। इसके बाद हमने पॉइंट P पे पहुंच रही वेव्स S2 से और S1 से, उनमें कितना डिस्टेंस का डिफरेंस है, कितने फर्क पे पहुंचती हैं, वो निकालने के लिए S2P और S1P का डिफरेंस निकालना है। तो S2P निकालेंगे बड़े वाले ट्रायंगल से, बेस इज D, हाइट इज x + d/2। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, d स्क्वायर को बाहर कर दिया, इसके बाद लगाया हमने बाइनोमियल थ्योरम, और ये हाफ आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा ही एक्सप्रेशन S1P के लिए, लेकिन उसमें बेस सेम है, हाइट छोटी है, हाइट इज x - d/2। S2P में से S1P माइनस किया, माइनस करने पे dd कॉमन, 1 और -1 कैंसल, 2d स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर, अंदर बचा a + b होल स्क्वायर, एक a - b होल स्क्वायर जो कि होता है 4ab। तो काट के बेटा सारा कुछ XD/D। तो अभी यहां तक नोट करो पहले, इसके बाद फिर आगे शुरू करते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है। क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि डेल्टा एक्स क्या है। डेल्टा एक्स है कि S2P मान लो है बेटा 15 सेंटीमीटर, S1P रह गया 14 सेंटीमीटर, तो 15 - 14 यानी कि 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है S2P और S1P में, उसी को डेल्टा एक्स बोलते हैं, उसी को पाथ डिफरेंस बोलना है। यानी S2 से लेके P तक का रास्ता, S1 से लेके P तक का रास्ता, उनमें कितना फर्क है उसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस।
उसी का नाम है डेल्टा एक्स। चलिए आगे चलना पड़ेगा बेटा, अब आगे चलना पड़ेगा। अब हमें बस इस पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग ढूंढना है कि ब्राइट पॉइंट कहां पे आएगा, ओ से कितना दूर जाके आएगा और डार्क कितना दूर जाके आएगा। चलिए, तो ब्राइट पॉइंट्स के लिए जैसा कि अभी डिस्कस किया हमने, पी पे ब्राइट पॉइंट तब बनेगा अगर पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा होगा। तो अब ये भी हमने निकाला ना, डिस्टेंस एक्स पे जाके हमें इतना पाथ डिफरेंस मिलता है। जब हम ओ से पॉइंट पी तक डिस्टेंस एक्स से हम आगे चले जाते हैं तो इन दोनों वेव्स में इतने डिस्टेंस का फर्क पड़ जाता है, पाथ डिफरेंस आ जाता है। तो वो पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्डा होगा तो ब्राइट पॉइंट होगा। अगर मैं डी को, कैपिटल डी को राइट पे ट्रांसफर कर दूं तो पोजीशंस आ जाएंगी कि कहां कहां पे कितने कितने डिस्टेंस पे जाके पॉइंट ओ से कितना दूर कितना दूर कितना दूर जाके आपको ब्राइट पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये ब्राइट पॉइंट्स का लोकेशन है। अभी नोट डाउन मत करिए, यानी पहला ब्राइट पॉइंट आएगा n इक्वल टू 0 पे आ गया 0, फिर 1 पे आ गया लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, फिर अगला ब्राइट आएगा 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, फिर अगला आएगा 3 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ये मैंने जनरल इक्वेशन लिख दी इसकी जो यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरह से डार्क पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे आएंगे। डार्क पॉइंट्स अगर पॉइंट पी पे लेके आना है तो ये पाथ डिफरेंस अभी हमने डिस्कस किया, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। फिर से डी और कैपिटल डी को उधर ट्रांसफर कर लो, तो ये आ गए लोकेशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस। फ्रिंज बोलते हैं बेटा, वो जो लाइनें से आई थी ना ब्राइट डार्क, उनको फ्रिंज भी कहते हैं। ओके, तो 2n-1 इंटू लैम्डा डी बाय ट्वाइस स्मॉल डी। इसमें भी n इक्वल टू 1 2 3 पुट करो, ये पोजीशंस ऑफ डार्क पॉइंट्स आ गए, पोजीशंस ऑफ डार्क पॉइंट्स। अब हमें निकालना है कि एक ब्राइट से अगले ब्राइट का कितना डिस्टेंस होता है। उसके लिए नाम है बेटा फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ मतलब एक ब्राइट से अगले ब्राइट का डिस्टेंस कितना है। वो कैसे निकालना है, मान लो बेटा 10वां ब्राइट फ्रिंज, 10th ब्राइट फ्रिंज पॉइंट ओ से सो एंड सो डिस्टेंस पे है, वहां से 9th का डिस्टेंस माइनस कर दो तो 9th और 10th में कितना गैप है वो निकल आएगा। मैंने यहाँ पे जनरलाइज किया हुआ, nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन में से पिछले ब्राइट की पोजीशन माइनस कर दो तो दो ब्राइट नियरेस्ट जो है उनमें डिस्टेंस आ जाएगा, उसी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी nth ब्राइट, उससे पिछला n की जगह एक वैल्यू कम कर दो बेटा n-1, लैम्डा कॉमन, डी कॉमन, स्मॉल डी कॉमन, अंदर बचा n-n प्लस 1, n कैंसल, यहाँ पे आएगा लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। बेटा n नहीं लगाना, थोड़ी गलती है इसमें, करेक्शन कर देता हूं, स्मॉल n नहीं लगाना, ओनली लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ओके, अब मैं डार्क पॉइंट्स की बात कर लूं बेटा, डार्क में भी यही करना है। nth की पोजीशन ये है, उसमें से पिछले वाले की माइनस कर दो। तो एक बार आपने n को पुट करना है n, एक बार n की जगह पुट कर रहे हैं n-1। बाकी सॉल्व करना अपने आप, सारा कुछ नहीं बताऊंगा। इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो 2n-2 और -1 आएगा ऐसे। बाकी एक बार सब्ट्रैक्ट करना, लैम्डा कॉमन ले लो, डी कॉमन ले लो, स्मॉल डी कॉमन लो, 2 कॉमन लो, सॉल्व करना तो सेम ही आंसर आएगा बेटा। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था नोट डाउन क्या करना है आपने, एक्स्ट्रा इंक हटा दें पहले। नोट डाउन आपने ना बेटा, जो मैंने ये लिख दिया ना नीचे ये वाले, कि पहला कहाँ पे आएगा दूसरा कहाँ पे आएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा रहा हूं बेटा। ये भी हटाना है, ये भी हटाना है। तो नोट डाउन आपने इतना ही करना है।
एंड व्हाट इज फाउंड के जो ब्राइट का ब्राइट से डिस्टेंस है वो भी उतना ही है। ये बेटा एन हटाना, बेटा मैंने गलती से लिखा हुआ है, ठीक कर देना बेटा, जरा गलती हो गई। एन हटा दीजिए, ये वाला एन नहीं आना, ये वाला एन भी नहीं आएगा। तो ये लैम्डा डी बाई डी इधर आएगा, लैम्डा डी बाई डी इधर आएगा। तो एक्सप्रेशन फ्रिंज विड्थ का, चाहे वो डार्क का हो चाहे वो ब्राइट का हो बेटा, वो सेम ही रहता है। तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इसमें इक्वी स्पेस्ड रहते हैं, ये लिखा हुआ है एंड में ना, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड। चलो अब जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बेटा वो सारा नोट डाउन करना है।